करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि इसके यूज़ क्या है। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अभी के समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि बड़े बड़े पैसेजेस को पढ़े और उन्हें कॉम्प्रिहेंस करे या फिर एलिबरेटिव और एग्जेजरेटेड वर्ड्स को समझे। तो अभी के लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो लोग चाहते हैं कि उनके पास कंसाइज्ड जो है पैसेजेस या कंसाइज्ड वे में आइडियाज और थॉट्स सामने आए, मतलब संक्षेपित रूप में। तो कंप्रिहेंशन का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए। कंप्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, ठीक है। तो एग्जाम में रीडिंग कंप्रिहेंशन देने का मतलब ये होता है कि जो आपके पास पैसेज है उसको पढ़कर आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कितना उसको समझ पाते हैं, ये चेक किया जाता है रीडिंग कंप्रिहेंशन देकर एग्जाम में, ठीक है। अब ये आपके डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल है कि आपकी समझ कितनी है। तो हर कोई देखना चाहेगा कि आप अपने आइडियाज़ को कितने कम शब्दों में प्रेजेंट कर पाते हैं। कि कोई व्यक्ति आपके सामने है और अपने आइडियाज़ को आप एलेबोरेट कर रहे हैं, बहुत ही एग्जेजरेटेड वे में समझा रहे हैं, तो वो बोर हो जाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको सुने। तो ये देने का मकसद ही यही होता है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आइडियाज़ को सामने वाले को बता सकते हैं। तो एग्जाम में रीडिंग कंप्रिहेंशन जो है वो कई तरीके से पूछा जाता है। पहले तो ये प्रेसी के फॉर्म में, प्रेसी राइटिंग या फिर सीन पैसेज, अनसीन पैसेजेस। तो सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, आपके पास पैसेज दिया होता है, वो सीन भी हो सकता है, मतलब आपके किसी बुक के, आपके पाठ्य पुस्तक से आ सकता है, या फिर अनसीन पैसेज जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो आपके सामने पैसेज होता है और उस पैसेज से फाइंड आउट किए हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर उन पैसेज में ही छुपे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, उस पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है, समझना होता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर पैसेज में से फाइंड आउट करके देने होते हैं। तो ये थोड़ा ईजी होता है ये समझने में। लेकिन जब बात आती है प्रेसी राइटिंग की, प्रेसी मीन्स होता है संक्षेपण, ठीक है, किसी पैसेज को कंसाइज्ड वे में समझाना। बहुत बड़ा पैसेज होगा जैसे, और उसमें जो एसेंस है, जो सार है, वो बताना, उसको कहते हैं प्रेसी, मतलब संक्षेपीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बढ़ा चढ़ा के जो पैसेज दिया हुआ है उसको आपको संक्षेप में बताना है, उसको कंसाइज्ड वे में बताना है। क्यों? ताकि जो उसका सार है वो आसानी से आप समझा पाएं और जो चेकर है उसको समझ में आए कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। आपकी समझ की चेकिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं प्रेसी राइटिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रेसी राइटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देने का मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की, क्योंकि जब आप पैसेज को पढ़ते हैं थॉरली, तो जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, आपका कंडेंस पावर कितनी है, कंडेंस करने की एबिलिटी, कि जो पैसेज दिया हुआ है आप उसको कितने कंडेंस कर पाते हैं। कंडेंस मतलब अच्छे वर्ड्स चूज करके उसको कंडेंस्ड वे में, कंसाइज्ड वे में, संक्षेपित रूप में आप कितना समझा पाते हैं, ये चेक किया जाता है। तीसरी चीज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की आप में कितनी अच्छी कमांड है। ये किस तरह से घुमा फिरा के जब क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना होता है, उस पैसेज का अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपने वे में आपको आंसर लिखना होता है कंसाइज्ड करके। तो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे आपने लिखा तो देखा जाएगा कि आपने कितने अच्छे स्ट्रक्चरली आपकी कमांड कितनी अच्छी है। फिर बात होती है वोकेबुलरी कमांड की, क्योंकि यहाँ पे जब पैसेज दिया होता है, प्रेसी राइटिंग में आपको करना क्या होता है, जो पैसेज दिया हुआ है उसका सार ढूंढकर, उसका एसेंस निकाल कर अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। तो जब आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, मतलब अपना वे यूज कर रहे हैं, तो अपना वे यूज करने के लिए, अपने शब्दों में लिखने के लिए आपके स्ट्रक्चर का कमांड होना चाहिए।
वोकेबुलरी का कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, वोकेबुलरी ही नहीं होगी, तो आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आइडियाज को जो उस पैसेज में दिए हुए हैं। तीसरी चीज, अरेंजमेंट ऑफ एसेंस। जो आपने एसेंस निकाला, आपको चलो पढ़ने से आपको समझ में आ गया कि जो पैसेज है वो क्या कहना चाह रहा है, आप समझ गए, लेकिन समझना तो ठीक है, आप समझ गए, लेकिन उसको एक्सप्रेस भी करना है आपको, तो उस एसेंस को कितने अच्छे तरीके से आप अरेंज कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में। फिर बात होती है वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट, आपने पैसेज पढ़ा तो आपकी कितनी अच्छी पावर है, कितने कम शब्दों में आप उन आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चेक किया जाता है वर्ड लिमिट से। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव जो फाइंड आउट करता है। अब इसके अलावा जब आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में क्या क्या अदर ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले तो स्पेलिंग देखी जाती है, आप जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग की कमांड आपकी कैसी है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही। दूसरा, पंक्चुएशन जो है, पंक्चुएशन साइंस जो होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, तो इनका कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं ये देखा जाएगा, मतलब आपको पंक्चुएशन को कहाँ यूज करना है उसका ज्ञान है कि नहीं। फिर एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडियाज को, तो जो वोकेबुलरी आप यूज कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कोई भी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, एप्रोप्रिएट जो एकदम वहाँ पे मैच हो जाए उस एसेंस से, वो उस तरह की वोकेबुलरी आपको यूज करनी है। फिर आपका लॉजिक क्या है, लॉजिक, आप एसेंस को पढ़ के आपने अपना कैसा लॉजिक लगाया और उसका अरेंजमेंट, जब आपने लॉजिक लगाया, सारे एसेंस निकाल लिए, तो उसका किस तरह से आप अरेंजमेंट कर पा रहे हैं उन आइडियाज का। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को, इस चीज को चेक करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, अब आपको जब एग्जाम में प्रेसी राइटिंग देता है तो करना क्या, आप कैसे आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड आउट करना है, बहुत केयरफुली रीडिंग करेंगे आप। रीडिंग कैसे करना है, बहुत केयरफुली थॉरली आपको रीडिंग करना है और उसको समझते चलना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा भी रीडिंग कर सकते हैं। कई बार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। तो रीडिंग करते करते आपको अंडरलाइन करते चलना है, जहाँ पे भी आपको एसेंस नज़र आता है, जहाँ पे भी लगता है कि हाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आपको समझने में बाद में और आसानी हो। तो ये रीडिंग हुई। दूसरा, आइडिया, मतलब वही कि जो मेन आइडिया है उसको आप समझते चलेंगे, कंप्रेहेंस करते चलेंगे, और अंडरलाइन करने से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से आइडियाज़ को समझ पाएंगे। फिर नोट कहने का मतलब वही है, जो बातें इम्पॉर्टेंट है, जो एसेंस है, उसको आप नोट करते चलेंगे। तो एग्जाम में आप नोट तो नहीं करते, ये जब रियल टाइम की बात हुई कि जब आप कोई पैसेज आपको कंप्रेहेंस करना होता है, उसकी प्रेसी बनानी होती है यूज में, तब आप जो है नोट बनाते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम समय होता है आपके पास एग्जाम में, तो आपको जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से आप रीड करेंगे, कोशिश करना, प्रैक्टिस करने से आपको ये ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी अंडरस्टैंडिंग की, आप उतने अच्छे से जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो दोबारा पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी आप कोशिश करना कि आप एक बार में ही रीड करके समझ लें, और एक बार में रीड करके समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, इसकी भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नोट कहने का मतलब यहाँ पे तो अभी आप अंडरलाइन ही करते चल रहे हैं। फिर स्पीच, जो पैसेज दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट स्पीच अगर है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करना है। प्रेसी राइटिंग में हम हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं, और टेंस का कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, स्पीच इनडायरेक्ट होना चाहिए और पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। लेंथ जो है, अगर उसमें दिया हुआ है कि आपको इतनी वर्ड लिमिट है, इतने शब्दों में ही आपको प्रेसी लिखना है, तो आप उतने शब्दों में लिखोगे, और अगर नहीं दी हुई है तो पूरे पैसेज का 1/3 होता है। ठीक है, पूरे पैसेज का 1/3, अगर 100 शब्दों का है तो उसका 3 से डिवाइड करके जितने वर्ड्स होंगे
उतने शब्दों में आपको लिखने हैं। टाइटल, टाइटल जो है वो फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड हो सकता है, ठीक है, कोई फ्रेज या वर्ड या क्लॉज के फॉर्म में टाइटल हो सकता है। तो टाइटल कैसे देंगे आप? प्रेसी को समझने के बाद उसका जो एसेंस, जो सार है, वो किस बारे में बात कर रहा है, बस यही बताना था कि जो पूरा जो पैसेज है वो किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, किस के बारे में बात हो रही है, अबाउट। तो वहाँ पे आपको टाइटल वहाँ से मिल जाएगा कि पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, तो आप एक सूटेबल टाइटल दे देंगे। तो ये हुई प्रेसी राइटिंग के ऑब्जेक्टिव की क्यों ज़रूरी है, और ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ाती। तो आपको यूज़ कर, अगर आप प्रेसी कर रहे हैं, संक्षेपीकरण कर रहे हैं, पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ पाएंगे और कैसे कंसाइज करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर अपनी स्पीड भी बढ़ा पाएंगे ताकि एग्जाम में आप उसको कम समय में कर लें। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव और हाउ टू राइट अ प्रेसी। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, एक पैसेज देख लेते हैं कि कैसे आपको प्रेसी राइटिंग करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पैसेज दिया हुआ है, इसकी आपको प्रेसी लिखनी है और एक सूटेबल टाइटल देना है। तो प्रेसी लिखने से पहले आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ लेना होता है, और पढ़ने के लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पैसेज को कॉम्प्रहेंस कर पाएंगे। अगर आप ठीक तरह से रीड नहीं करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे पॉज लेना है, तो आप सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने का एक राइट वे होना चाहिए, तभी आप पैसेज को समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। इट इज़ ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स। यहाँ पे पॉज लेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि बहुत आसान होता है बैड हैबिट्स को एक्वायर करना। सच एज ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, जैसे कि बहुत सारे स्वीट्स खाना, और ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड ऑफ एनी काइंड, और किसी भी टाइप के फ्लूइड्स को बहुत ज़्यादा पीना, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और जूस लाइक दिस, और स्मोकिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। द मोर वी डू अ थिंग वी मोर वी लाइक डूइंग इट। जितनी ज़्यादा हम कोई चीज़ करते हैं, हमको उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, मतलब वो हमारी हैबिट में आ जाती है, हमारी आदत हो जाती है। एंड इफ़ वी स्टॉप डूइंग इट, और जब हम इसको करना रोक देते हैं, उस काम को करना, वी फील अनहैप्पी, तो हम अनहैप्पी फील करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो गई, हमको रोज़ वो चीज़ करना ही है। दिस इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, और इसे ही कहते हैं फोर्स ऑफ हैबिट। एंड द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फॉट अगेंस्ट, और जो हमारी फोर्स ऑफ हैबिट होती है वो हमारे बाकी हैबिट्स के अगेंस्ट फाइट करती है, मतलब हम उसको कई बार छोड़ना चाहते हैं, लड़ाई करते हैं हम खुद से कि हम उसको छोड़ दें, पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। थिंग्स वी मे बी वेरी गुड, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, व्हेन ओनली डन समटाइम्स, जब वो कभी कभी की जाए। जो चीज़ हम हमेशा करते हैं और वो अच्छी नहीं होती हमारे हेल्थ के लिए, तो वो अच्छी नहीं है। फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा करो वो अच्छी नहीं है। तो कोई भी चीज़ तभी बहुत अच्छी होती है जब हम उसको समटाइम्स, कभी कभी करें। बिकम हार्मफुल व्हेन डन टू ऑफन, और वही चीज़ हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए जब हम उसको बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड टू मच है ना, बहुत मतलब हमेशा करते हैं, ऑफन मतलब हमेशा, और टू मच मतलब बहुत ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ हमको लिमिट में करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छी होगी, नहीं तो हार्मफुल होगी। दिस अप्लाइज इवन टू सच गुड थिंग्स एज वर्क एंड रेस्ट, जैसे कि यही सारी चीज़ें उसमें भी अप्लाई होंगी, जैसे कि गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें, और एज वेल एज द रेस्ट, हम अच्छी चीज़ें करें और वर्क में रेस्ट भी लें। सम पीपल फॉर्म अ बैड हैबिट
ऑफ वर्किंग टू मच, है ना। जब हम काम करते हैं तो काम, बहुत ज़्यादा काम करना भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो काम करते वक्त भी हमको रेस्ट लेना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं, एक बुरी आदत डाल लेते हैं किस चीज़ की, वर्किंग टू मच, बहुत ज़्यादा काम करने की बुरी हैबिट बना लेते हैं। एंड अदर्स ऑफ आइडलिंग टू मच, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसीपन की आदत डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा काम करना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा आलसी होना भी अच्छा नहीं होता। हारमनी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए और आइडलनेस भी होनी चाहिए, मतलब रेस्ट भी होना चाहिए। द वाइस मैन ऑलवेज चेक एनी बैड हैबिट, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा रोकते हैं बुरी हैबिट को। चेक मतलब होता है रोकना, तो बुरी हैबिट से हमेशा खुद को रोक कर रखते हैं, बचाते हैं खुद को। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको, सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ होने वाली बैड हैबिट है वो है टोबैको, जो पूरा हमारे लंग्स को भी ख़राब करती है इस तरह से, तो ये बहुत बैड हैबिट है। इट वॉज ब्रॉट टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका, तो ये यूरोप में कहाँ से लाई गई थी, अमेरिका से लाई गई थी। और कौन लाया था, बाय सर वॉल्टर रेले। कौन लेकर आया था, वॉल्टर रेले, सेंचुरीज एगो, कई सेंचुरीज पहले। एंड हैज़ नाउ स्प्रेड एवरीवेयर, तो ये अमेरिका से लाया गया था यूरोप में, और अब ये वाइडली स्प्रेड हो चुका है, हर जगह फैल चुका है टोबैको का यूज़। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस हैबिट से गेट रिड, मतलब होता है बाहर आ पाना, तो इस हैबिट से बाहर आ पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एल्कोहल इज़ टेकन इन ऑलमोस्ट ऑल कूल एंड कोल्ड कंट्रीज़, तो जितनी भी कूल कंट्रीज़ हैं, कोल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो ये हैबिट है एल्कोहल लेना, शरीर को गर्मी देने के लिए। एंड टू अ लेस एक्सटेंट इन हॉट वंस, तो जो हॉट कंट्रीज़ है वहाँ पे अल्कोहल कम यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन एनी वे टू एनीबडी, तो ये जो अल्कोहल है वो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि अल्कोहल लिया जाए। इट शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर एज इट इज़ हार्मफुल, तो ये हमेशा क्या होता है, इट शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया कि पहली बात यहाँ पे हैबिट की हो रही, हैबिट की बात हो रही, तो हमको एसेंस समझ में आ गया कि बैड हैबिट और गुड हैबिट की बात हो रही, कि हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद टाइटल आपको क्या समझ में आ रहा है। पहला टाइटल तो देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ था जहाँ पे हमने अंडरलाइन की, फोर्स ऑफ हैबिट, हैबिट की फोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने उसको चेंज कर सकते हैं, हार्मफुल बना सकते हैं अपनी बॉडी को, या फिर जो है फ्रूटफुल। तो इस तरह से फोर्स ऑफ हैबिट इसका टाइटल हो सकता है पहला। तो दूसरा टाइटल आप दे सकते हैं सिर्फ हैबिट, हैबिट भी लिख सकते हैं, या पावर ऑफ हैबिट भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ हैबिट। तो इस तरह से आप इसका टाइटल दे सकते हैं। दूसरा, अब आपको इसकी प्रेसी लिखनी है, तो प्रेसी लिखने के लिए आपको एसेंस यही यूज़ करना है, सार यही होना चाहिए, शब्द आपके होने चाहिए। तो अगर अभी आप सीख रहे हैं तो आप इन्हीं पैसेज में से जो सेंटेंसेस है उनको उठाकर और कुछ अपने वर्ड्स में लाकर लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें देखिए कैसा लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें देखो प्रेसी कैसे लिखा हुआ है। इट इज़ ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट बी लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। तो देखो पहले ही लाइन को एज इट इज़ लिख दिया कि ये बहुत आसान है, आपको एसेंस बताना है कि क्या मेन एसेंस है। तो ये आप ज़रूरी नहीं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो भी आप लिख सकते हैं। तो पहली लाइन सिंपल बोल रहा है कि बहुत आसान होता है बैड हैबिट को एक्वायर करना, लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एसेट्रा।
वन फील अनहैप्पी व्हेन ही डज नॉट डू इट। तो ये देखो यहाँ पे जो बढ़ा चढ़ा के लिखा था कि जब एक व्यक्ति उस काम को नहीं करता है, मतलब हम नहीं करते तो हम अनहैप्पी हो जाते, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट कम शब्दों में लिख दिया, वन फील अनहैप्पी व्हेन ही डज नॉट डू इट। तो एक व्यक्ति जो है अनहैप्पी फील करता है जब वो इस काम को नहीं करता है। इवन टू मच ऑफ वर्क और रेस्ट इज़ हार्मफुल। तो हम बहुत ज़्यादा काम करना भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। टोबैको इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। यहाँ पे टोबैको की बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो बैड हैबिट है वो है टोबैको। सो इज़ ड्रिंकिंग, और वैसे ही ड्रिंकिंग अल्कोहल विच इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, जो उतना ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं, फिर भी लोग ड्रिंक करते हैं इन हॉट कंट्रीज़, एंड शुड बी अवॉइडेड एज़ फार एज़ पॉसिबल। तो यही बात कही गई थी। पहली बात क्या कही गई थी पैसेज में कि बैड हैबिट आसानी से लोग एक्वायर कर लेते हैं। दूसरी बात कही गई थी कि जो जब हम अपनी हैबिट जो हम डेली रूटीन में कर चुके हैं वो जब नहीं करते तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं, तो इसको फोर्स ऑफ हैबिट कहते हैं। फिर उन्होंने कही कि कुछ जब बहुत ज़्यादा काम भी कर लेना क्या होता है, हार्मफुल होता है, और कुछ नहीं करना भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये बात कही। फिर उन्होंने बात कही कि जो टोबैको है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ बैड हैबिट है। इसके अलावा अल्कोहल भी बैड हैबिट्स के दायरे में आता है, और ये बहुत सी कोल्ड कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और ये उतना ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए कि जितना लोग समझते हैं, और जो कोल्ड कंट्रीज़ है वहाँ। तो हम अल्कोहल नहीं भी लेते हैं तो भी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एसेंस था इस पैसेज का। तो देखो इतने कम शब्दों में इस पूरी बात को समझा दिया गया है। तो ऐसे ही आपको भी पैसेज दिया होगा और उसको कम शब्दों में आपको पूरा सार समझाना है। तो आई होप आपको प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्ज़ाम में कम टाइम में अच्छे से पैसेज को कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।